के अंदर अपन को एक पंक्ति में अपन को आंसर देना है। तो अपन शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर होगा कि किसी एकल धनावेश के लिए समविभव पृष्ठ बनाइए। तो अपन बात करते हैं पहले समविभव पृष्ठ के बारे में। तो समविभव पृष्ठ होता क्या है, तो पहले अपन देखते ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहता है, समान रहता है, उसे अपन कौन सा पृष्ठ बोलते हैं, समविभव पृष्ठ बोला जाता है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जैसे मान लिया ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है, तो यहाँ पर विभव VA और यहाँ पर विभव क्या है VB, तो दोनों बिंदुओं पर विभव का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। तो समविभव पृष्ठ में विभव का मान क्या रहता है, समान रहता है। इसके अलावा अपन और इसकी थोड़ी सी बात करें तो विभवांतर का मान कितना होगा, तो सबको पता है विभवांतर होता है VB माइनस VA, दोनों इक्वल है तो कितना हो जाएगा 0। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बार क्वेश्चन में आ जाता है कि समविभव पृष्ठ पर विभवांतर कितना होता है, तो डायरेक्ट आंसर देना है 0 होता है। लेकिन इससे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किया गया कार्य क्या होता है, समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य कितना होता है, तो वो भी कितना होता है, 0 होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है बोर्ड में भी, कि जैसे क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि एक कोई गोला है या चालक गोला है, आवेशित गोले के अंदर और बाहर यानी पृष्ठ तक विभव क्या रहता है, समान रहता है, यानी विभव अंदर और पृष्ठ तक क्या होता है, एक समान होता है। तो इसका मतलब ये समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि किसी आवेश को पृष्ठ से उसके अंदर या केंद्र तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो अपन को पता है दोनों जगह पर विभव समान है, तो VA और VB दोनों क्या है, इक्वल है, तो किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। तो इस तरह से इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कंसेप्टिव क्वेश्चन। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, इसमें डाटा भी दिया होगा, लेकिन अपन को पता होना चाहिए कि समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य कितना होता है, 0 होता है। अब अपन एकल धनावेश से चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यता क्या होती है, बाहर जाती है। तो इस पर जो समविभव पृष्ठ बनता है वो इस तरह से सकेंद्रीय गोले बनते हैं। सकेंद्रीय क्या बनेंगे, गोले बनते हैं। तो इसमें तुम इस तरह से बना सकते हो, एकल धनावेश के लिए समविभव पृष्ठ कैसे होते हैं, सकेंद्रीय गोले होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका फेवरेट है बोर्ड वालों का। तो समविभव पृष्ठ कैसे होंगे, सकेंद्रीय गोले होते हैं। अब अपन बात करें, ये तो हो गया एकल धनावेश के लिए, लेकिन बहुत बार अभी जैसे नीट में ही क्वेश्चन आया था, नीट में क्वेश्चन आया था ये कि समविमान विद्युत क्षेत्र है, तो इसमें समविभव पृष्ठ कैसे बनेंगे, लंबवत बनते हैं। इनके बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का। सेकंड की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है अर्धचालकों के लिए प्रतिरोधकता व ताप के मध्य क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अर्धचालक के लिए किसमें ग्राफ बनाना है, अर्धचालक के लिए रो व टी में ग्राफ बनाना है। तो रो व टी में ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो का या धातुओं का जब ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने से क्या होता है, उसके अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की टक्करों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। टक्करों की संख्या बढ़ने के कारण विश्रांति काल, जिसे अपन टो से प्रदर्शित करते हैं, विश्रांति काल का मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। विश्रांति काल, टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी तो विश्रांति काल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब विश्रांति काल का मान कम होता है तो उसकी चालकता का मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चालकता का मान कम हो जाएगा, इसका मतलब प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। तुम्हें पता है चालकता और प्रतिरोधकता एक दूसरे के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर तुम्हें एक चीज़ समझ में आई, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, विश्रांति काल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। विश्रांति काल का मतलब होता है दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाला समय। समय कम हो जाएगा, समय कम होने से चालकता कम हो जाती है, और चालकता कम होने से प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसके अंदर जो ग्राफ आता है वो तो समानुपाती जैसा ग्राफ आता है। अब अपन बात करें बी में, तो कुचालकों के लिए बात करें, कुचालकों में क्या होगा, कुचालकों में जब ताप बढ़ाया जाता है तो तुम्हें पता है कुचालकों के अंदर संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन बंधे हुए होते हैं प्रबल रूप से। तो यहाँ पर ताप बढ़ाने पर क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। तो ताप बढ़ाने पर इसकी चालकता थोड़ी सी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और प्रतिरोधकता हल्की सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताप बढ़ाने पर कुचालकों के लिए चालकता क्या होगी, बढ़ेगी, और प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है। लेकिन अपन बात करें अर्धचालकों की, तो अर्धचालकों में क्या होगा, अर्धचालकों के लिए देखो तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है,
अभी अपन बात करें अर्धचालकों की, तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, ताप बढ़ाने पर सहसंयोजक बंध टूटते हैं और टूटने के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे होलों की संख्या भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब इसमें आवेश वाहकों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे चालकता इसकी कई गुना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, चरघातांकी रूप से बढ़ती है। कौन से रूप से बढ़ती है, चरघातांकी रूप से बढ़ जाती है, और चरघातांकी रूप से बढ़ने से इसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। यानी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता कम हो रही है, तो इसके लिए ग्राफ किस तरह से बनेगा, तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ बनता है, तो इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। तो इधर तो हो गया, अपन बात करें पर इसकी प्रतिरोधकता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का क्या था आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम बताना है। चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम बताइए। तो चुंबकत्व के लिए गाउस के नियम की बात करें तो चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम क्या होता है, इसको अपन को समझने के लिए सबसे पहले अपन बात करें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तुम्हें पता है क्या बनाती है, बंद लूप बनाती है। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही अपन क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बंद समाकलन में बी वेक्टर डॉट क्या होता है, डी ए वेक्टर होता है, ये होता है। अब तुम चुंबकीय फ्लक्स की बात करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती है, तो जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इससे निकलेगी निर्गत, उतनी ही इसमें क्या होगी, प्रवेश करेगी। बंद लूप बना रही है तो ये जाने वाली वापस क्या होगी, इससे आके मिलेगी, है ना। तो इसका मतलब इससे जितना फ्लक्स निकल रहा है उतना ही वापस आ रहा है। तो इसका नेट फ्लक्स कितना हो गया, नेट फ्लक्स की बात करें अपन तो नेट फ्लक्स कितना हो रहा है, इसका शून्य होता है। तो इसका मतलब ये बन गया अपन के चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। तो चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम क्या कहता है कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी भी पृष्ठ के लिए चुंबकीय फ्लक्स का मान सदैव क्या होता है, शून्य होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मान सदैव क्या होगा, शून्य होगा। तो इसको बोलते हैं चुंबकत्व का गाउस का नियम। बहुत ही सिंपल सा नियम होता है। क्वेश्चन नंबर अपन बात करें 4th की, सीधा सीधा अपन को पूछा हुआ है लेंज का नियम किस संरक्षण नियम की पालना करता है। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना करता है। आगे बात उसमें ऊर्जा संरक्षण नियम की क्या करता है, पालना करता है। तो सिंपल सी चीज थी, पॉइंट टू पॉइंट इसका आंसर देना है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम की क्या करता है, पालना करता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रकाश तरंगों के संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश तरंगों के लिए संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की बात करें अपन, संपोषी व्यतिकरण क्या होता है। संपोषी व्यतिकरण की बात करें तो जब प्रकाश के सुरंग या गर्त, यानी सुरंग से मिलता है या गर्त से मिलता है, तो वहां पर कौन सा व्यतिकरण होता है, संपोषी व्यतिकरण होता है। जैसे अभी अपन बात करें तरंग की, तो ये सुरंग और दूसरे का भी क्या होगा, सुरंग जहां पर मिलेगा या वहां का गर्त दूसरे के गर्त पर मिलता है, तो वहां पर भी कौन सा व्यतिकरण होता है, संपोषी व्यतिकरण होता है। याद रखा कि बात सोच में, सुरंग से मिले या गर्त से मिलता है, तो उस व्यतिकरण को अपन कौन सा व्यतिकरण बोलते हैं, संपोषी व्यतिकरण बोलते हैं। संपोषी व्यतिकरण में जो तीव्रता होती है, तीव्रता का क्या होता है, अधिकतम मान प्राप्त होता है, मैक्सिमम प्राप्त होती है तीव्रता। और आयाम भी क्या होता है, आयाम भी अधिकतम प्राप्त होता है। तो एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि तीव्रता और आयाम क्या होता है, अधिकतम होता है। और इसमें जो प्रकाश बनता है वो चमकीला प्रकाश होता है, चमकीला दिखाई देता है। प्रकाश कैसा दिखाई देगा, चमकीला दिखाई देता है ना। अब अपन बात करें इसमें, अपन को पथांतर के रूप में चाहिए। किसके रूप में चाहिए, पथांतर के रूप में। तो पहले अपन कलांतर के रूप में देखें। संपोषी व्यतिकरण कब होगा, जब कलांतर कितना हो उनके बीच में, इसको बोलते हैं कलांतर। कलांतर यानी दोनों समान कला में होने चाहिए। समान कला में कब होते हैं, जब इनके बीच में कितने डिग्री का कोण हो, 0 डिग्री का या पाई 2 पाई का या 4 पाई 6 पाई, यानी सम संख्या में आ रहे हैं। तो सम संख्या को क्या लिखते हैं, 2n पाई। ये तो हो गया किसके रूप में, कलांतर के रूप में। अब अपन को चाहिए पथांतर के रूप में। पथांतर का मतलब हो गया डेल एक्स, और डेल एक्स का एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखना। पथांतर का फॉर्मूला याद रखना, डेल एक्स इज इक्वल टू होता है लेमड़ा अपॉन 2 पाई इंटू 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका पिछली बार भी बोर्ड में क्या है क्वेश्चन था, RBSC बोर्ड में 2023 में भी इसका आधारित क्वेश्चन था। अभी अपन बात करें तो इसमें रखे वैल्यू, तो लेमड़ा अपॉन 2 पाई, 5 का वैल्यू क्या आएगा बताओ, 2n पाई। तो क्या हो जाएगा, 2n पाई रखोगे, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, इसका मतलब क्या आएगा, n लेमड़ा। n लेमड़ा का मतलब क्या है, 0
लेमड़ा, 2 लेमड़ा, 3 लेमड़ा, n की वैल्यू रखते जाएंगे, आता जाएगा। अब अपन बात करें, ये तो हो गया समपोषी व्यतिकरण के लिए। विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या होगा? विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है ये देखते हैं। विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है? तरंग का सरंग किससे मिलता हो? गर्त से मिलता हो या गर्त सरंग से मिलता हो, तो कौन सा व्यतिकरण होता है? विनाशी। और यहाँ पर प्रकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। तो ये भी कहा जाता है कि प्रकाश की तरंग से मिलता है तो क्या बना सकता है? अंधकार भी बना सकता है। यानी काला प्रकाश का मतलब क्या हो गया? अंधकार। तो अंधेरा भी बन सकता है प्रकाश से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कौन से व्यतिकरण में होता है? विनाशी व्यतिकरण में। अब इसमें तीव्रता क्या होती है? मिनिमम होती है। आयाम भी क्या होता है? मिनिमम होता है। आई और ए का मान क्या होता है? मिनिमम होता है। अब बात करें इसमें कलांतर की। विनाशी व्यतिकरण में कलांतर कितना होता है? कलांतर होता है इसमें पाई, यानी विपरीत कला में होते हैं। कौन सी कला में होते हैं? विपरीत कला में। इसमें तो समान कला में, इसमें विपरीत कला में। तो जैसे हो गया पाई, 3 पाई, 5 पाई, यानी विषम संख्या में विषम संख्या को क्या लिखा जाता है? 2n+1 पाई के रूप में लिखा जाता है। अब बात करें, ये तो कलांतर के रूप में अपन को पूछा है। पतांतर के रूप में, तो पतांतर के रूप में क्या आएगा? डेल x इजिकल टू, अभी बताया फॉर्मूला क्या है? लेमड़ा बटेवा 2 पाई, लेमड़ा बटेवा 2 पाई। फाई की वैल्यू क्या है बताओ? ये है फाई की वैल्यू 2n+1 और क्या है बताओ? पाई। कैंसिल हो रहा है, फाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया बताओ इसमें? 2n+1, इसको आगे लिख दिया 2n+1 अपॉन 2 और क्या बच गया? लेमड़ा। इसमें तुम n की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा बताओ? एक बार n की वैल्यू अपन 0 रखेंगे तो क्या बच जाएगा? लेमड़ा बटेवा 2। और रखोगे तो क्या आएगा बताओ? जैसे 1 रखा तो 3 लेमड़ा बाई 2, और रखोगे तो 5 लेमड़ा बाई 2। तो इस तरह से इसमें चलता रहता है। तो इस तरह से इसका अब भी अपन ने आंसर दिया है पतांतर के रूप में, समपोषी और विनाशी व्यतिकरण में। तो इस तरह से मैंने पूरा इसका कलांतर के रूप में भी बता दिया और पतांतर के रूप में भी बता दिया। तो इस तरह से अपन इसका पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन अपन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डेफिनेशन पूछा हुआ है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीई के बारे में। अभी तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अपन बात करें तो जब किसी धातु की सतह पर, ये धातु हो गया, धातु की सतह पर क्या डाला जाए? एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए। किसका? निश्चित आवृत्ति का क्या होना चाहिए? प्रकाश होना चाहिए। उस आवृत्ति को दहली आवृत्ति भी बोला जाता है। तो निश्चित आवृत्ति का क्या है? प्रकाश है। निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो इस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? सतह से, इस धातु की सतह से क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। सतह से बाहर निकल जाते हैं, यानी उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है? उत्सर्जन हो जाता है। उत्सर्जन हो जाता है तो इसको प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। और इस घटना को, पूरी घटना को, जब ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो इसके कारण क्या बहती है? धारा बहती है। और इस धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करेंगे, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के कारण पीईसी उत्पन्न होती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है, प्रकाश विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस प्रभाव को क्या बोलते हैं अपन? पीईई बोला जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? जब निश्चित आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पर आपतित किया जाता है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है? उत्सर्जन हो जाता है। इस इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के कारण उसमें एक धारा बहने लग जाती है, उसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। और इस पूरे प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उस इलेक्ट्रॉन को कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ये पूरी कहानी थी प्रकाश विद्युत प्रभाव की। जैसा कि मैंने आपको बहुत ही सिंपल डेफिनेशन के रूप में समझाया, ये डायग्राम से अपन इसकी डेफिनेशन समझ सकते हैं। एकदम रट्टा मारने का काम नहीं है। तो क्या डेफिनेशन बन रही है एक बार वापस बताओ? निश्चित आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पर आपतित किया जाता है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है, जिसके कारण उसमें
प्रकाश विद्युत धारा बहती है और इस प्रभाव को अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं तथा जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उससे क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो तो क्या है, ताप नाभिकीय संलयन में नाभिकीय अभिक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें बतानी है। अब बात करें ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के बारे में अपन जानते हैं। तो नाभिकीय संलयन के लिए क्या होता है, अधिक ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ये नाभिकीय संलयन केवल हल्के नाभिकों में होता है। जब हल्के नाभिक क्या होते हैं, एक दूसरे में जुड़ते हैं, संलित होते हैं, मिलते हैं, तो उसको मिलाने के लिए क्या करते हैं, एक नाभिक जब दूसरे नाभिक के पास जाएगा तो क्या करेगा, नाभिक नाभिक पर दोनों पर क्या कौन सा आवेश है, धनावेश होता है। तो इनके मध्य कुलाम अवरोध होता है। इस कुलाम अवरोध को अवरोध तुंगता भी कहा जाता है। इसका मान कितना होता है, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। इतनी ऊर्जा देने के लिए अपन को कितने ताप की आवश्यकता होती है, 10⁹ केल्विन ताप की आवश्यकता होती है, जो बहुत ही उच्च ताप होता है। इसके अलावा वहां पर उच्च दाब की भी आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब ये हो गया, उच्च ताप की आवश्यकता है, इसका मतलब नाभिकीय संलयन के लिए ताप की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको ताप नाभिकीय संलयन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आवश्यक शर्तों की बात करें, क्वेश्चन में पूछ रहा है आवश्यक शर्त, तो एक तो क्या है, उच्च ताप व दाब की क्या होनी चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए, तथा ताप नाभिकीय संलयन के लिए हल्के नाभिकों में ही होता है, ये भारी नाभिकों में नहीं होता है, भारी नाभिकों में विखंडन होता है। तो इस तरह से अपन इसके लिए आवश्यक शर्तें लिख सकते हैं। इसके अलावा ताप नाभिकीय संलयन सूर्य में होता है। सूर्य के क्रोड में कौन सी अभिक्रिया होती है, ताप नाभिकीय संलयन होता है ना। तो ये था ताप नाभिकीय संलयन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो नाभिकीय संलयन की बात करें तो हाइड्रोजन बम इसका क्या हो जाएगा, उदाहरण होता है, हाइड्रोजन बम 8 इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो रदरफोर्ड का स्वर्णपत्र प्रयोग है, जिसके सहयोगी थे गाइगर व मार्सडन। गाइगर व मार्सडन ने एक प्रयोग किया जिसके अंदर देखा गया कि अधिकांश अल्फा कण तो क्या हो जाते हैं, सीधे चले जाते हैं। अधिकांश अल्फा कण क्या हो गए, सीधे चले गए। लेकिन जब नाभिक के पास कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो वो इससे क्या हो जाता है, परिकिरणित हो जाता है, परिकिरणित होकर विक्षेपित हो जाता है कुछ कोण पर, है ना। तो ये इस कोण पर, जैसे ये यहाँ पर बात करें तो ये कोण अलग है, यहाँ पर कोण अलग है ना। तो जब ये 90 डिग्री से अधिक कोण पर प्रकीर्णित होते हैं तो इसको पश्य प्रकीर्णन बोला जाता है। कौन सा प्रकीर्णन बोलते हैं, पश्य प्रकीर्णन बोला जाता है। यानी पश्य प्रकीर्णन का मतलब ये उसी दिशा, यानी उधर ही क्या हो गए, मुड़ गए, है ना। अब इसमें जब देखा गया तो नाभिक के बिल्कुल निकट कुछ ऐसे कण थे जो क्या हो रहे थे, पश्य प्रकीर्णन को दर्शा रहे थे। जैसे इस कण की बात करें, इस कण की बात करें तो ये कण क्या हो रहे हैं, मुड़कर 90 डिग्री से अधिक कोण पर आ रहे थे, है ना। इनके लिए जो थीटा था वो 90 डिग्री से क्या था, अधिक होता है, तब उसको पश्य प्रकीर्णन बोलते हैं। पश्य प्रकीर्णन के लिए जब ये 90 डिग्री और इसके केंद्र वाली लाइन, ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पे थीटा है 180 डिग्री का, है ना। तो इनके बीच की जो दूरी होती है इसे बी बोला जाता है। इस बी को संगत प्राचल कहते हैं। क्या बोलते हैं, संगत प्राचल। तथा इस थीटा को क्या बोला जाता है, परिकीर्णन कोण। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इसमें थीटा और बी क्या है, तो थीटा तो होता है परिकीर्णन कोण और बी क्या होता है, संगत प्राचल। इन दोनों में रिलेशन होता है। जो कोट बी होता है वो बी समानुपाती होता है कोट थीटा बटेवा 2 के समानुपाती होता है। तुम बात करोगे तो इसमें अपन बी की बात करें तो बी की अधिकतम दूरी कब होगी, जब थीटा का मान कितना होगा, बी मैक्स कब होगा, जब थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री होता है। और बी का मान मिनिमम कब होता है, यानी शून्य कब होगा, बी का मान 0 कब होता है, जब थीटा का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो तुम देखोगे 180 डिग्री पर बी का मान बिल्कुल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ये भी इसके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी थी। तो ये था इस क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन थे, सभी कितने कितने मार्क्स के थे, 1-1 मार्क्स के थे। पूरा उसका डिटेल सॉल्यूशन है। तो इस तरह से अपन पूरा अपन ने देखा है।